मुझे 1 सेकंड दीजिए जब तक बाकी लोग आ जाते हैं। वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, अगर 2-3 लोग और आ जाए फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि आज उन लोगों से बात करें, तो अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो वो क्यूरीज आप लोग इससे डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे तो आज ज़्यादा क्लास नहीं कर सकेंगे। मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ ही होऊंगा। आप 4-5 लोग ही तो बैठे हो, भी आपको तो पता ही है। बहरहाल व्हाट्सएप मेरा ऑन ही होता है। आप कोई क्यूरीज है आप मुझे क्वेश्चन की पिक्चर भेजेंगे और क्यूरी अपना सोल्यूशन भेजोगे कहाँ पे पहुँचे हो, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो क्यूरी आपकी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी क्लासेस खत्म हो गई हैं, लेकिन आप लोग मुझे कभी भी सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एक वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन था जो मैं ये कह रहा था कि इसको भी जरा देखते हैं। ये कहता है कि एनालाइज एंड रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोज्ड वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अडॉप्टिंग सच स्ट्रेटजी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें डिस्कशन हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये 2015 का है, GST का नंबर 2015। ठीक है, तो वहाँ से उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी बता भी दूँगा, वरना उधर से भी देखी जा सकती है। ये कहता है कि अल्ट्रा कंफर्ट फुटवेयर UCF is a manufacturer of high quality footwear in Karachi. It serves a wide network of customers through retail outlets across the city. Its revenue and gross profit for the latest accounting year is amounted to rupees 2400 उसका revenue है, 960 उसका gross profit है। The management of UCF is considering launching of its products in other parts of the country as well. The project would require estimated cash outflow of rupees 630 million and be operative in 1 year's time. हो गया। ये दूसरे शहरों में भी अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और उधर भी अपनी जो है प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि 630 मिलियन कैश आउटफ्लो चाहिए और 1 साल में वो ऑपरेटिव हो जाएगा। The sponsors have agreed to inject capital amounting to rupees 200 million. ये sponsors ने कहा है कि 200 million तो हम दे देंगे तो फाइनेंस का प्रोजेक्ट, बाकी रह गया 430। The remaining amount is proposed to be raised by restructuring the existing working capital. जो अभी वर्किंग कैपिटल है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करें और रीस्ट्रक्चर करने के बाद वो कहता है कि आप लोग वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है पैसा वर्किंग कैपिटल के अंदर होता है, वो पूरा सर्कल में होता है पैसा। अगर आप अपने डेटर्स थोड़े से कम कर दें, डेटर डेज थोड़े से कम कर दें, इन्वेंट्री डेज थोड़े से कम कर दें, इन्वेंट्री कम कर दें, अल्टीमेटली बात तो वही है, तो वो वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं कि जो सर्कल में है वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। फर्दर शॉर्टफॉल इफ एनी, अगर कोई शॉर्टफॉल हो, would be met through the short-term finance. Bankers of UCF have offered a short-term finance limit amounting to 80 million. 280 मिलियन तक का वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम लोग भी देते हैं। वैसे अगर सोचें तो 200 ये है, 280 है, 480 तो हो गया, बाकी तकरीबन 20 और 150 के करीब आपको वर्किंग कैपिटल से पैसा निकालना है। 150 तक निकल भी जाए तो 280 मिलियन आप वहाँ से ले सकते हैं। एट प्रेजेंट UCF फॉलो द कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी। वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये क्या होता है कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी।
The impact of changes in working capital policy is estimated as under. ठीक है, तो कहता है कि अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो क्या होगा। कंपैरेटिव पॉलिसी कंजर्वेटिव पॉलिसी इस वक्त जो चल रही है उसमें हमारे ट्रेड डेटर्स दिए हुए 400 मिलियन के, उसमें स्टॉक एंड ट्रेड दिए हुए 250 मिलियन का, उसमें कैश एंड बैंक दिया हुआ 40 मिलियन का, उसमें ट्रेड डेटर्स दिए हुए 300 मिलियन। तो ये अभी चल रहा है आपका। तो फोर्स वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रेटेजी है उसने एक मॉडरेट पॉलिसी दी है और एक एग्रेसिव पॉलिसी दी है। उसमें इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तो कहते हैं डेटर्स को 8% डिक्रीज कर दो, स्टॉक इन ट्रेड को 10% डिक्रीज कर दो, 30% ऑफ कैश और बैंक को डिक्रीज कर दो और 15% क्रेडिटर्स इंक्रीज कर दो। तो आप लोग यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज करने का मतलब है आप उधार को सामान ले लें, पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, और बाकी जो है वो सारे के सारे वहाँ से भी पैसा आप निकाल सकते हैं। एग्रेसिव पॉलिसी में वो ये कहते हैं कि 20% डेटर्स डिक्रीज कर दो, ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड जो है वो 35% डिक्रीज कर दो, इसी तरह 20% ये और 25% वो इसको भी कहता है कि आप अपने ट्रेड क्रेडिटर्स को भी 20% डिक्रीज कर दें। क्वेश्चन सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वही बात है इसको असेस करने का तरीका क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी फिलहाल जो पॉलिसी है मेरी कंजर्वेटिव पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिसी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे पास बनी पड़ी है सारी की सारी। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी प्रपोज मॉडरेट पॉलिसी लिख देता हूँ। और अपनी एग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है। अभी इनमें हमारे नए बेनिफिट या मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ, असल में तो मुझे पैसे चाहिए ना। तो वो कहते हैं अपना जो फिलहाल 400 है वो आप लोग 400 में से उसका 8% डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.08 ये होगा, अच्छा दूसरा भी तो आना है, ठीक है। 400.08 तो ये बनेगा मेरे ख्याल में 32 बनता है, और ये मिलियन है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये डिक्रीज इन मिलियन। इसी तरह अभी हम पहले अपनी मॉडरेट पॉलिसी देखते हैं क्या होता है। फिर स्टॉक इन ट्रेड 10% आप कम कर सकते हैं, तो कहते हैं 250 आपका स्टॉक इन ट्रेड, 10% आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो 250 में से 10% आप निकालें, 25 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। रिड्यूस कर दिया तो पैसे निकाले। इसी तरह कैश एंड बैंक 40 है, वो 30% आप कर सकते हैं। कैश एंड बैंक आपका 40 है, उसका 30%, ये भी आप तकरीबन 12 रुपये निकाल सकते हैं, 12 रुपये नहीं 12 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, इनको बढ़ाना है, 300 के हैं और 15%, तो 415 45 के करीब आ जाए, ठीक है। 45 आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो जरा इसको टोटल करके देखो, तो टोटल आपको क्या बन रहा है, कितने पैसे आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये आपने शॉर्ट किया, ये आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने से भी आपके पैसे जो है वो थोड़े से कम यूज होंगे ना। तो 10 4 124 115 है या 114, ये ऐसे पैसे हैं 114 जो वर्किंग कैपिटल आपने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपको चाहिए कितने, आपको चाहिए थे 630, उसमें से 200 मिलियन तो उन्होंने देना है और बाकी आपने वर्किंग कैपिटल से निकाल लिया। तो बाकी फाइनेंस रिक्वायर्ड कितना होगा एडिशनल जो आपको शॉर्ट टर्म लोन से होगा, तो
कभी देख लेते हैं, वो आपके पास आएगा, सही बात है, वर्किंग में देख लो 630 मिलियन था, 630 में से आप पहले 200 मिलियन माइनस कर दो और उसके बाद 114 मिलियन और माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके पास फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन है। इसको एक्सेल पे मैं तो करके देखता हूँ सॉल्व पूरा, आप भी करके देखना। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मेरा थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। प्लस माइनस 200 माइनस 100, तो ये तकरीबन 303 ऐसे हैं जो मुझे चाहिए होंगे फ्रॉम शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म लोन वालों ने कहा है कि हम 280 मिलियन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही है ना बारह। इसमें अभी जब हम लोग इसको प्रपोज करेंगे, नीचे लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन अभी कंक्लूजन लिखेंगे उसमें हम इससे बात करेंगे। एग्रेसिव पॉलिसी में 400 का 20%, कितनी आ जाएगा? स्टॉकिंग ट्रेड 25%, ये कितना बचता है? 62.5 राउंड ही कर देते हैं, 62.5 बन गया, 63 कर दिया। अच्छा, फिर 40 का 70% नहीं, 20% दिया है क्या? नहीं, 70%, ये 28 इधर से भी निकल आएगा, और क्रेडिटर्स 335%, ये 35% आपको पास आएगा तकरीबन 105, ये टोटल आपके पास आ जाते हैं 16 और 276, ठीक है। ये 276 आपको वर्किंग कैपिटल सेव किया, यहाँ से निकल आएंगे। और फाइनेंस मजीद क्या चाहिए होगा, फिर उसी तरह आप कर सकते हैं 600 माइनस 200 माइनस 276, तो ये बनते हैं आपके पास प्लस 600 माइनस 200 ये बन 630 माइनस 200 माइनस 260, ये 154 बन। ये आपकी मॉडरेट पॉलिसी कहती है, और यही आपकी एग्रेसिव पॉलिसी है, आपके सामने दोनों प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, तो ये बता सकते हैं कि ये एग्रेसिव पॉलिसी में हम लोग आराम से लोन ले सकते हैं, क्योंकि जो हमें कहा गया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस देने के 280 मिलियन तक, तो वो तो हमारे एग्रेसिव पॉलिसी में अगर हम जाएं तो हम कर सकते हैं। मॉडरेट पॉलिसी में तो वो पैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को मजीद चाहिए, 316 से तो हमें मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी मजीद डिस्कशन हम कर सकते हैं अगर हम अपनी बेस के ऊपर बात करें ना, कि हम लोगों के डिफरेंट जो वर्किंग कैपिटल रेशोज बनती है, हम उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या रेशोज आती हैं वो आपको पता है। हमारे पास तीनों की बात करनी पड़ेगी। हमारे पास रिसीवेबल डेज होते हैं, बल्कि हम थोड़ा सा आराम से बनाता हमारे पास है रिसीवेबल डेज,
पास है इन्वेंट्री डेज और हमारे पास है क्रेडिटर डेज, पेबल। ठीक है, हम तीनों में करेंगे, कंजर्वेटिव पॉलिसी में भी मॉडरेट पॉलिसी में भी और साथ में एग्रेसिव। अभी आपके पास देखें सारे बैलेंसेस भी हैं, डेटर्स भी हैं, आपके पास सेल्स भी हैं, आपके पास परचेजेस भी हैं। सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे परचेज आ जाएगी, परचेजेस भी हैं और 365 डेज है। ज़रा कंजर्वेटिव पॉलिसी में ये बैलेंसेस हैं, इनके साथ डेज निकालें। मॉडरेट पॉलिसी में ये बैलेंसेस हैं, इनके साथ डेज निकालें। एग्रेसिव में ये हैं, ज़रा ये डेज निकालें। 2 मिनट मैं आपको टाइम दे, उसके बाद मैं अभी निकालता हूँ। अगर फर्स्ट है रिसीवेबल डेज कैसे निकालते थे हम करते थे एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, तो एवरेज रिसीवेबल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 400 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारे पास आ रही हैं 2900 2400 और मल्टीप्लाई बाय 365। ये आपके पास बन जाएंगे आपके रिसीवेबल डेज। इसको करके देखें, 2400 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 60.8 मेरे पास आ रहा है, तो मैं ये कह देता हूँ कि 61 डेज है। ठीक है, 61 डेज। इसी तरह इन्वेंट्री डेज फार्मूला में बार बार तो नहीं लिखूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या फार्मूला है। बहरहाल चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इन्वेंट्री डेज है तो हम करते थे एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है, सॉरी सेल्स नहीं थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, माय फॉल्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है नहीं, एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड 250 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है, सॉरी सेल्स नहीं थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, माय फॉल्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है नहीं, एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड 250 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2400 माइनस 90
93 हमारा जीपी है, तो फर्स्ट ये बनते हैं 1440 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास बनेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई, ये आपके पास तकरीबन 63 डेज का है इन्वेंट्री डेज, 63, ठीक है। इसी तरह क्रेडिटर डेज है, क्रेडिटर डेज को हम लिखते हैं एवरेज पेबल्स या क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365, ये बनेंगे एवरेज पेबल्स मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 365, ये कितना बन गया, ये मेरे पास तकरीबन 76.04 या 76 डेज, ठीक है। इसी तरह मॉडरेट पॉलिसी पे आ जाएंगे आप, मॉडरेट पॉलिसी पे आप निकालेंगे एवरेज रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 400 की या रिसीवेबल्स हमारे पास 32 हैं, 32 बल्कि ख़त्म हुआ है, सॉरी हमारे पास 400 थे, 400 में से 32 कम हो गए, ये 368 करें, 368 डिवाइडेड बाय 2400 और मल्टीप्लाई बाय 365, ये बनते हैं डिवाइडेड बाय 400 ये तकरीबन 55.96 डेज बने, 565, ये बनते हैं 400, ये तकरीबन 55.96 डेज बने, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री डेज पे जब आप आते हैं तो इन्वेंट्री आपकी स्टॉकिंग चेन 25 कम होगी 250 यानी कि होगी 225 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आपके पास कितना और मल्टीप्लाई बाय 365, ये बनते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तकरीबन 55.96 डेज बने, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री डेज पे जब आप आते हैं तो इन्वेंट्री आपकी स्टॉकिंग चेन 25 कम होगी 250 से यानी कि होगी 225 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आपके पास कितना बन गया, प्लस 225 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई 365, ये आपके पास तकरीबन 57 डेज बन गए। और तीसरा आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स 300 से 45 कम हो गए, ये आपके पास बचे तकरीबन 235,
divided by 1440 multiplied by 365 2 divided by 1440 multiplied by 365। ये आपके पास तकरीबन 60 डेज के करीब बन रहे हैं। मैंने ये ठीक किया, दोबारा कर देता हूँ। 300 minus 45 255 बन गया, सॉरी 255। तो plus 255 divided by 1440 multiplied by 365 तकरीबन 64 डेज बन गया, 55 ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप एग्रेसिव पॉलिसी के भी डेज निकाल। एग्रेसिव पॉलिसी के जो डेज आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, रिसीवेबल के आ रहे हैं 49, आपके पास इन्वेंट्री के आ रहे हैं 48 और पेबल्स के आ रहे हैं 103। ठीक, ये कुछ इस तरह से बनता है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग फिर मजीद बहस कर सकते हैं, और वो बहस किस चीज़ पे होगी? वो बहस इस चीज़ पे होगी कि हम लोग अपनी इन रेशोज़ को भी देखते हैं। हमारी जो अभी पॉलिसी चल रही है, हम क्रेडिटर्स को 76 डेज में पे कर रहे हैं, जबकि एग्रेसिव पॉलिसी जिसमें हमें पैसे आप कह रहे थे कि हो जाएंगे पूरे। एग्रेसिव पॉलिसी में 103 दिन पे चला जाएगा हम लोगों का क्रेडिटर्स वाला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ये लोग तो जो है रिसीवेबल से हम लोग पैसे, अच्छा रिसीवेबल की बात बाद में करते हैं, पहले पेबल्स पे आया करता है। पेबल्स को जब आप 103 दिन में पेमेंट करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि वो मज़ीद आपको फिर क्रेडिट ना दे, मतलब टर्म्स खराब होना शुरू हो सकते हैं। इसी तरह आप 61 डेज से वो पेमेंट्स ले रहे थे आप लोगों से, तो चलो यार 61 डेज में पेमेंट कर देना, अब आपको 49 डेज के अंदर पेमेंट्स मांगनी है। लोग नहीं देते 49 डेज के अंदर पेमेंट, और अगर आप प्रेस करेंगे तो हो सकता है वो फिर आपसे सेल्स भी ना करें, मतलब वो आपको परचेजेस छोड़ देंगे आपके पैसा, और फिर सेल्स में डिक्लाइन आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी होती है डेज को अगर कम करना है तो। हाँ, आप डिस्काउंट पॉलिसीज पे यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर आप डिस्काउंट देते हैं और फिर लोगों से पैसे जल्दी मांगते हैं तो डिस्काउंट के एक्सपेंस भी इसमें शामिल कर लें, और कुछ पैसे थोड़े निकलेंगे फिर
लेकिन आप डिस्काउंट पे बात करें, वहाँ पे डिस्काउंट के बगैर अगर आप रेट कम करने की कोशिश करते हैं तो लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं होते इस बात। ठीक है, तो ऑल्दो हमें ऐसे लगता है कि एग्रेसिव पॉलिसी यहाँ से कि हमें पैसे तो मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि पैसे 280 मिलियन तक वो देने को तैयार हैं, 316 वो नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर हमारे ये जो क्रेडिटर्स देश हैं ये भी थोड़े हैं और ज़्यादा फर्क उधर भी नहीं। ठीक है, तो मॉडरेट पॉलिसी जो है वो हमारे वर्किंग कैपिटल रेशो के हिसाब से जो बेस बन रहे हैं, तो मॉडरेट पॉलिसी ज़्यादा बेहतर लग रही है। हाँ, बस फाइनेंस का इशू है, थोड़ी सी कोशिश करके फाइनेंसेज अगर कहीं और से अरेंज होते हैं तो वो करने चाहिए, रिकमेंडेड आपकी तरफ से होनी चाहिए मॉडरेट पॉलिसी। ठीक है, फाइनेंसिंग को अरेंज किया जाए तो मॉडरेट पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर फाइनेंसिंग अरेंज नहीं होते, अगर आप एग्रेसिव पॉलिसी चाहते हैं तो आपको अपने पेबल्स और अपने रिसीवेबल्स दोनों लोगों के साथ टर्म्स को सही रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इधर डिस्काउंट देने पड़ेंगे, इधर भी कुछ बातें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप परचेजिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आप उनको शायद थोड़ा सा कर सकते हैं। जी, कोई सवाल अभी तक आपको ज़हन में आ रहा है तो पूछिए। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, वरना आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मेरा सेल नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने बताया हुआ है कि व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन भेजें, क्वेश्चन की पिक्चर, बेशक वॉइस नोट भेज दें अगर, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वॉइस नोट पे मुझे समझ आ जाएगी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। वॉइस नोट पे अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी लिखें, वॉइस नोट पे क्यूरी बोल दें, ठीक है, और फिर मैं आपको जो आपका सॉल्व करने की कोशिश कर दूँगा, कैसे ये प्रॉब्लम थी तो ये आप लोगों को मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अभी हम लोग अपना सेशन अब क्लोज करेंगे। आज मैं यही कर रहा था, लेकिन अभी मैं यही कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो पुराना कोई कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हैं मैं वो बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। और आप लोगों के पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो पुराने लेक्चर्स को आप देख सकते हैं किसी हद तक, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है फिर भी पूछने में या समझने में, तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं फिर भी बता दूँगा। ठीक है जी, अभी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व करूँगा, वरना हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होगा। तो बाकी अब आप लोगों को टिप्स क्या है पेपर के लिए। पहली टिप है प्रैक्टिस, एंड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। आप कोई भी नया क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो घड़ी सामने रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि शुरू में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट करें, लेकिन आपकी तैयारी उस दिन होती है कंप्लीट, लेकिन हाँ मेरी तैयारी है। जैसे आप एक नया क्वेश्चन जो आपने पहली दफ़ा देखा है उसको पढ़ के टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करें, कम से कम 80% ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल इन टाइम। तो मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपकी अपनी तैयारी। दूसरी चीज़ जो आपने, आपका टाइम कम है लेकिन मैंने ये चीज़ शुरू में भी कही थी कि आपने बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। बुक रीडिंग के लिए मैंने आपको बुक्स बताई है, किसी भी किताब से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, और थ्योरी जो है वो हर बुक में सेम ही होती है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। थ्योरी आपने ज़रूर पढ़नी है, वजूहात क्या होती हैं। पास होने के लिए मेन चीज़ आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपके, मैं 12 लिख देता हूँ,
आपके लॉजिक ये क्लियर है। और ये सिर्फ बुक में, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी सवाल कर रहे हैं, कोई भी स्टेप कर रहे हैं, अगर बुक में या किसी पास पेपर में या कहीं भी किसी तरह से उसने किया है कि जी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया ज़्यादा पता होनी चाहिए। ये जो वाई है ना, वाई ये चीज़ आपको सिखाती है कि आपने कोई भी काम किया, जब आपके लॉजिक क्लियर होंगे, आपकी बेसिक और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये क्लियर होंगे, तो आप कोई भी दुनिया का सवाल उठा के कोई भी सवाल पेपर करने के लिए, मैंने आपको कहा था हमारे पास एक रीडिंग टाइम है। रीडिंग टाइम के अंदर सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आपको ये समझ आ जाती है कि कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया हुआ है हमारे फिर जो चैप्टर आपका सबसे मजबूत है, आप वो वाला क्वेश्चन रीड करें। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन पढ़ें जो आप समझते हैं कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तीसरे नंबर पर जब आप ये पढ़ रहे हों तो 19-15 मिनट में आप माइंड मैप बनाएं, माइंड में उसको सॉल्व करें। जैसा मैं ये करूँगा तो मेरा ये दूसरा स्टेप होगा, तो ये तीसरा स्टेप होगा। जब आपके 15 मिनट वो रीडिंग टाइम खत्म होता है तो कम से कम एक वो वाला सवाल आपके दिमाग में सॉल्व होना चाहिए कि मेरे स्टेप्स क्या हैं, ताकि आपको टाइम ना लगे पहले से। ठीक है, फिर आपने डिवाइड करने हैं क्वेश्चन एज देयर मार्क्स और एलोकेट करना है टाइम और टाइम। ठीक है, आप लोगों के पास 3 घंटे का मतलब है आपके पास 180 मिनट। 180 मिनट आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि आपके पास 1.8 मिनट है और ईच का मतलब ये हो गया कि अगर कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर आपके पास कितना टाइम है उसके लिए, आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 1.8 ये तकरीबन 36 मिनट चलते हैं। आपके पास 36 मिनट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। घड़ी सामने रखें, प्रैक्टिस के दौरान घड़ी सामने रखें और 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। 6 मिनट्स जो होते हैं वो फिर आपको बाकी वर्किंग और इस तरह और कंक्लूजन वगैरह लिखना चाहिए। बहरहाल वो तो 1 मिनट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको 30 to 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों का टाइम खत्म हो और आपका क्वेश्चन अभी तो उलमा और बुजुर्गान ये कहते हैं कि उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दें और अगला क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, इसका क्या है, आप एनपीवी कर रहे हैं। एनपीवी करने के लिए आप लोगों ने ईयर्स बनाए हुए हैं और ईयर्स के लिए आपने यहाँ पर भी कैश फ्लोज बना दिए हैं, फिर उनके ऊपर टैक्स भी ले लिया है, टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन, एड बैक, ब्ला 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 सब कुछ कर दिया आपने। आपके पास नेट कैश फ्लोज निकल रही हैं, आपने फैक्टर लगा दिया 14% के ऊपर, ये फैक्टर भी आ गया आपका और टाइम खत्म हो गया।
अब करना क्या रह गया, अब आपको भी पता है कि यार नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके लिखनी है चीज़ें और इनको टोटल करके एनपीवी बता देनी है, इसमें कौन सा टाइम ज़ाया होना है। आप ये करने लग जाएंगे और आपकी कम से कम 5 मिनट 4 मिनट लग गए। ये 4 मिनट आपने लगाए हैं सिर्फ एक नंबर लेने या 1.5 नंबर लेने, ऐसे ही है। आपने 4 मिनट ज़ाया किए 1.5 नंबर लेने के लिए, जो कि वर्थ नहीं। आप जब अपने क्वेश्चन पेपर वो सोल्यूशन देख रहे होते हैं ना, तो उसमें मार्किंग स्कीम साथ साथ दी हुई होती है, जैसे स्टेप में ये सारा काम, ये आपने एंड पे काम किया है। आपने अपने अगले 5 मिनट, इसमें आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर वो कितने मार्क्स बनते हैं आपको, वो आपने अगले क्वेश्चन का मार्क्स ज़ाया किया। आप इनके लिए वो मार्क्स, हाँ, जब आप 30 मिनट्स के लिए, मैं इसलिए कह रहा था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आखिरी क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास कुछ 15 मिनट होंगे, कुछ क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन पे आप बाद में आ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो चलो अच्छा यार मैं वो कंप्लीट कर दूँ। लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि आपके पास टाइम बचा है या नहीं, आपने इसके ऊपर टाइम जाएगा छोड़ दें। आपको हर स्टेप पे हर चीज़ के मार्क्स मिलते जाएंगे।